हेलो गाइस, मेरा नाम है एसन और आप देख रहे हैं एसन की पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टॉपिक है वो मुंशी प्रेमचंद के बारे में है। इनका नाम अगर आपने नहीं सुना है तो आप जान लें कि ये उपन्यास सम्राट के नाम से हिंदी में प्रसिद्ध है। एकदम इसको आप माइंड में अपने रख सकते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है हिंदी का। अब मैं जो बात करने वाला हूँ उसमें मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे ये जो क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइफ एंड वर्क्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। ये जो क्वेश्चन है वो खास करके ग्रेजुएशन में बार बार ऑकर होता है। जब मैंने ग्रेजुएशन की अपनी एग्जाम दी थी तो ये मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक था और उसमें मैंने इसको पढ़ा था। जैसे मुझे गोदान पढ़ना था, इनका एक नोवेल, और उसमें मुझे पहला जो क्वेश्चन मेरे सामने ऑकर हुआ था वो था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइफ एंड वर्क्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। यानी कि एक छोटा सा नोट लिखना है, हालांकि छोटा नहीं है, कम से कम 4 से 5 पेज का होता है, क्योंकि 10 नंबर का या 15 नंबर का टॉपिक में इसको पूछा जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो का मेरा मकसद केवल इस क्वेश्चन को ही आपको समझाना नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर आपको क्या कराने वाला हूँ, तो आपको MCQ भी समझा दूंगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा इसे तो उनके बारे में आने वाले जितने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो MCQ होंगे, शॉर्ट होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप LAQ यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर पाएंगे केवल इस एक वीडियो को देखने के बाद। मैं वीडियो को हिंदी में समझा रहा हूँ, लेकिन आपको लिखा हुआ जो मिलेगा वो पूरा इंग्लिश में होगा। तो अब देर ना करते मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसके लिए इंपॉर्टेंस क्या है। याद रखिएगा कि ये ग्रेजुएशन के लिए तो एकदम बेस्ट वीडियो होने वाली है। दूसरा बात यह है कि अपर लेवल के एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर आप नेट की तैयारी करने वाले हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो एकदम मतलब मस्ट है। तो BA इंग्लिश ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो, वो लोग मतलब इस वीडियो को जरूर देखें। और बिना देर किए हम लोग अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसको पढ़ना और क्लियर करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ से आपको पेज वाइज मिलेगा ये टॉपिक। आप मैं यहाँ पढ़ते जाऊँगा और आपको समझाता भी जाऊँगा। यानी आपको क्या समझना है, केवल आपको ध्यान से सुनना है। याद रखिए, थोड़े पेशेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है। मैं इसमें आपको पूरा समझाऊंगा। आपको क्या करना है, केवल एक हेडफोन की आवश्यकता है, जिसको आप क्या करें, या शांत माहौल की आवश्यकता है, वहाँ बैठ करके इसको शांति से सुने। केवल सुनने से ही आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे, वो सब क्लियर हो जाएंगे। और जो स्टोरी है आपके मन में इतने अच्छे से मतलब बस जाएगी या समा जाएगी कि आप इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन हो, लाइफ एंड वर्क्स हो, से समथिंग अबाउट, या ऐसे लिखिए प्रेमचंद के बारे में, सारा क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद इज अ ग्रेट राइटर ऑफ हिंदी लिटरेचर। मुंशी प्रेमचंद कौन थे? सॉरी, यहाँ इज लिखा हुआ है, आप इसको वॉज करिए, क्योंकि इनकी डेथ के बाद हम वॉज लिखेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद थे एक ग्रेट माने महान लेखक थे हिंदी लिटरेचर के, हिंदी साहित्य के। ही इज़ पार्टिकुलरली फेमस फॉर हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। ये जो है वो फेमस क्यों है? अपने नॉवल यानी साहित्य और शॉर्ट स्टोरीज के लिए ये फेमस है। He is called the emperor of Hindi novels because he brought a new turn in the Hindi novels by his writings। अब देखिए, इनको क्यों हम एम्परर कहते हैं, तो इसका कारण यह है कि उन्होंने एक चेंज ला दिया था, एक नया टर्न ला दिया था हिंदी नॉवेल्स के क्षेत्र में, उनके हिंदी नॉवेल के राइटिंग के क्षेत्र में, इसलिए इनको ऐसा कहा जाता है। अब इनके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से हमने स्टार्ट किया। अब उनके बारे में थोड़ा लाइफ वर्क में घुसेंगे और यहाँ समझाएंगे कि इनका जन्म कैसा। मुंशी प्रेमचंद वॉज बोर्न ऑन 31 जुलाई 1880 इन अ स्मॉल विलेज। याद रखिएगा, विलेज का नाम है लम्ही, और वो कहाँ है? बनारस में है, इन बनारस। तो याद रखिए इनका जन्म क्या हुआ था दोस्तों, कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। कहाँ पर? तो लम्ही नाम का एक ग्राम है, विलेज है, और वो बनारस में है, वहाँ पर। हिज फादर नेम वॉज अजायब राय। याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम अजायब राय था। हु वॉज अ कायस्थ बाई कास्ट। जो कास्ट में एक कायस्थ मतलब कास्ट यानी रेस, जाति से बिलोंग करते थे, कास्ट से बिलोंग करते थे। ये थोड़ा एक लो कास्ट होता है, आप इसको याद रखिए। आगे मैं समझाऊंगा, इससे और बहुत कुछ मिलने वाला है आपको जानकारी। आगे देखते हैं। ऐसे आपको पूरा लाइन बाय लाइन फ्रेंड्स लिखते जाना है, ये बात आप याद रखिए। मैं छोटा सा टर्म में लेकर आया हूँ कि आपको इजीली समझ आ पाए। हिज फादर वॉज अ क्लर्क इन अ पोस्ट ऑफिस। उनके पिता क्या थे? एक क्लर्क थे पोस्ट ऑफिस में। हिज अर्ली नेम वॉज धनपत राय। इनका जो अर्ली नेम था यानी बचपन का यानी पहले का जो नाम था धनपत राय था, और एक्चुअली बताऊँ तो इनका रियल नेम धनपत राय ही था, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, इनका जो जितनी भी राइटिंग्स हम पढ़ेंगे उसमें प्रेमचंद लिखा हुआ है। अभी प्रेमचंद जो नाम है इनका पेन नेम है। पेन नेम उस नेम को कहते हैं जिसके द्वारा मतलब कोई भी, जैसे समझ लीजिए कि मैं कोई नॉवेल लिखने वाला हूँ, तो मैं उसमें अपना रियल नेम ना डाल करके मैं अपना पेन नेम से अपने नॉवेल्स को लिखूंगा, तो उसको कहते हैं पेन नेम। मतलब एक ऐसा नाम चूज किया जो मैं लिटरेचर की दुनिया में अपना यूज करने वाला हूँ। समझ में आ गया होगा। ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली। वो बिलोंग करते थे एक बहुत ही गरीब परिवार से। एंड ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम एज अ सिंपल विलेजर। और उन्होंने अपने जीवन का मोस्ट टाइम कैसे बिलोंग किया था? तो एज अ विलेज, याद रखिएगा कि एज अ विलेजर के रूप में, मैंने गांव में रहने वाले के रूप में इन्होंने
व्यतीत किया था अपना मोस्ट टाइम। व्हेन ही वाज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड, जब वो केवल 8 साल के थे तो ही लॉस्ट हिज मदर, उस समय उनको क्या हुआ, उनकी माताजी का डेथ हो गया और उन्होंने उसे खो दिया। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, आफ्टर सम ईयर्स हिज फादर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप समझिए, हिज फादर मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम, उनके पिताजी ने दूसरी विवाह कर ली। सो प्रेमचंद लीड हिज लाइफ विथ हिज मदर, सॉरी स्टेप मदर, इन सॉरो एंड नेग्लिजेंस। यहाँ दो वर्ड समझिएगा कि जब उनकी सौतेली माँ आई, स्टेप मदर का मतलब होता है सौतेली माँ, तो उनका लाइफ कैसे व्यतीत हुआ, तो वो हुआ सॉरो यानी दुख में, और नेग्लिजेंस माने उनको नकारा समझ लीजिए, नकारे के रूप में। उनको वो मतलब मानती नहीं थी, उनकी सौतेली माँ जो थी अपना बेटा की तरह नहीं मानती थी। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं स्टोरी के जैसा ही ऐसे बताने वाला हूँ, आप सुनते जाइए बस। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में, ही वॉज मैरिड टू अ सिंपल विलेज गर्ल, यानी कि उनकी शादी किससे हो गई, तो एक सिंपल विलेज गर्ल से हो गई। ये बात जान लीजिए। अब उसमें क्या होता है, अब देखिए कम उम्र में ही इनकी शादी हो जाती है, तो अब आगे जाहिर सी बात है इनका कैरियर अब स्टॉप होने वाला है, आगे ये कुछ और ज़्यादा कर ना पाएंगे, ये आपको समझ में रखना है। अब इसके बाद है ही कुड नॉट गेट हायर एजुकेशन। अब इसके कारण क्या हुआ कि उनको हायर एजुकेशन भी नहीं मिला, ड्यू टू हिज क्या, द पुअर फाइनेंशियल कंडीशन एंड स्टेप मदर। तो माता के कारण पुअर का फाइनेंशियल कंडीशन तो पहले से था, मैंने बताया कि गरीब थे, इनके पिताजी जस्ट एक क्लर्क थे, और इनकी स्टेप मदर के कारण ये आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। व्हेन ही पास्ड मैट्रिकुलेशन, जब इन्होंने केवल मैट्रिकुलेशन यानी कि मतलब क्लास 10th की परीक्षा पास की थी, मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, ही हैड टू वर्क इन अ मिडिल स्कूल एज अ टीचर। अब देखिए तब उनको क्या करना पड़ा, एक मिडिल स्कूल में एक टीचर का काम मिला, उनको करना पड़ा जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया। इसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों बाद, ही जॉइंट अ गवर्नमेंट स्कूल एज एन असिस्टेंट टीचर। क्या हुआ कि आफ्टर 2 ईयर्स मैंने 2 सालों के बाद उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कूल को ज्वाइन किया एज अ असिस्टेंट टीचर के रूप में। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने नाम यहाँ मेंशन नहीं किया है, आप थोड़ा गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि किसको वो ज्वाइन किए थे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ही वॉज ट्रांसफर्ड टू कानपुर, यानी कि कुछ सालों बाद, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स का मतलब कुछ सालों बाद उनको ट्रांसफर कर दिया गया वहां से, उस सरकारी स्कूल से कानपुर के लिए। ही वॉज अ मेरिटोरियस पर्सन, यहाँ 2 बार ए लिखा हुआ है, केवल आपको 1 बार लिखनी है, ठीक है। वो एक मेरिटोरियस पर्सन थे। मेरिटोरियस का मतलब क्या होता है, मेरिट से जुड़ा हुआ है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, और क्या था साथ में कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बुद्धिमान थे, और साथ में उन्होंने क्या किया कि उनकी पढ़ाई वगैरह जो थी वो बहुत ही अच्छे से होती थी, उनका मन उसमें बहुत लगता था। ही बिकेम द डेप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल इन 1909, और उस स्कूल में जहाँ पर उनको ट्रांसफर किया गया था कानपुर में, वो क्या बन गए, उसके डेप्यूटी इंस्पेक्टर बन गए 1909 ईस्वी में। इसे भी आप नोट करके रखिए, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला है मुंशी प्रेमचंद वॉज बोर्न ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। अब जानिए इनका जन्म कब हुआ था, तो मैंने बताया आपको, तो उसके अनुसार इनका जन्म पड़ रहा है फ्रीडम मूवमेंट जब चल रहा था इंडिया में, उस समय इनका जन्म हुआ था। सो वॉज गोइंग ऑन इन इंडिया गोइंग ऑन मैंने चल रहा था इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और ये फ्रीडम मूवमेंट किसके खिलाफ था, तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ था। ही जॉइंड द फ्रीडम मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता एंड महात्मा गांधी। अब ये भी क्या हुआ, उस फ्रीडम मूवमेंट में क्या हो गए, शामिल हो गए, उसमें ज्वाइन हो गए। और इनका लीडर कौन थे, तो लीडरशिप उस समय कर रहे थे फ्रीडम मूवमेंट का गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद फिरोज शाह मेहता और महात्मा गांधी हमारे बापू, ठीक है। ये लोग उस समय लीडरशिप कर रहे थे, मतलब इनके अंडर में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, ये लोग उसका संचालन कर रहे थे। आगे ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द मूवमेंट। और क्या हुआ कि उस समय जब वो मूवमेंट में ज्वाइन हुए थे तो वो महात्मा गांधी के विचारों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, प्रभावित हो गए। ही मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन डिफरेंट विलेजेस एंड सॉ द टॉर्चर, पॉवर्टी, हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द पुअर विलेजर्स। महात्मा गांधी के साथ ही वो क्या हुआ कि प्लेस टू प्लेस बहुत सारे गांवों में वो घूमे उनके साथ, और क्या देखा उन्होंने, टॉर्चर को देखा, जो अंग्रेज टॉर्चर कर रहे थे कैसे उस समय लोगों को, उसको देखा। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी बहुत ज़्यादा, ठीक है। हंगर माने भूख को देखा, कैसे लोग मतलब भूख से पीड़ित थे, उस समय खाने की कमी कैसे चल रही थी, और जो हमारे देश में राज कर रहे थे जो अंग्रेज लोग, वो लोग बहुत लुत्फ उठा रहे थे, यहाँ से सारी चीज़ों को लूट कर ले जा रहे थे, तो इसको इन्होंने देखा। साथ में क्या देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और उनको खाने की कमी, रहने की कमी, जीवन का आधार ही कमजोर होता जा रहा है पुअर विलेजर्स लोग के।
दिस इज वाई प्रेमचंद हैज एम्प्लॉयड द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द विलेज पीपल इन हिज बुक्स। अब यही कारण था जब उन्होंने देखा जब महात्मा गांधी के साथ घूमते हुए कि कैसे लोगों का दशा है उस समय, तो पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय दशा, याद रखिएगा, दयनीय कंडीशन को उन्होंने देखा था। और इसी कारण से उनके बुक को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को ये सब देखने को मिलता है। ये समझ में आ रहा है आपको कि क्यों वो मार्मिक चित्रण करते हैं उस समय के विलेजेस को और उसमें रहने वाले लोगों को। इन हिज बुक, अब थोड़ा उनके बुक्स के बारे में जान करके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम बताते हैं। इन हिज बुक गोदान, उनका जो बुक है गोदान, उसमें क्या हुआ था, ही हैज हाईलाइटेड, उन्होंने एक पॉइंट को हाईलाइट किया जिसका नाम क्या है, रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग दोज डेज। माने उन दिनों अपने बुक में इन्होंने क्या किया कि जो भी घटना चल रही थी इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में, उसको उन्होंने हाईलाइट किया, मैंने उसको प्रस्तुत किया। गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, उसके बारे में उन्होंने बताया कि गांधी जी ने क्या किया था, मूवमेंट स्टार्ट किया था अनटचेबिलिटी का मतलब अछूत छुआछूत की भावना को लेकर के जो चल रहा था उसके कारण। प्रेमचंद पार्टिसिपेट इन इट, प्रेमचंद उसमें भाग भी लिए थे। दिस इज व्हाई वी फाइंड द पुअर कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल एंड द लाइफ ऑफ लो कास्ट पीपल इन हिज नॉवेल्स एंड स्टोरीज। और इसी कारण से चूंकि इस मूवमेंट में वो शामिल हुए थे, उनको एक नया चीज क्या मिला राइटिंग्स में, तो उन्होंने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया और जिस तरह से देखा उसका चित्रण सेम टू सेम वैसा ही किया, बस करने के बाद सिंपल लैंग्वेज में किया कि हर कोई इसको पढ़कर समझ सकता है। तो इसलिए हम लोग पुअर कंडीशन जो था पीपल का, लो कास्ट लोगों का, जो लो कास्ट लोग आप समझते हैं कि उस समय कास्टिसिज्म जो था बहुत आगे, मतलब बहुत उन्नत अवस्था पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कास्ट को लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, ब्राह्मण का स्तर अलग होगा, जो शूद्र होंगे उसका स्तर अलग होगा, ये सब बहुत ज़्यादा माना जाता था। तो उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। इनके और भी बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज होकर और पढ़िएगा तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और जानने को मिला है कि कैसे उस समय की बात मतलब हो रही है और कैसा उस समय समाज चल रहा था। तो इनको पढ़ करके आप समझ सकते हैं। ऐसे ही इनको उपन्यास सम्राट नहीं कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद हैड अ वास्ट नॉलेज ऑफ हिंदी एंड उर्दू। अब देखिए इनको किसका नॉलेज था, वास्ट, तो ये हिंदी और उर्दू लैंग्वेज को काफी अच्छे से समझते थे। ये बाइलिंगुअल राइटिंग भी करते थे, मैंने उर्दू में भी लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे। ही स्टार्टेड हिज करियर विथ हिज क्रिएटिव नॉवेल्स इन उर्दू। अब इनके जीवन की शुरुआत भी किस में हुई, तो उर्दू में हुई। अपना जो स्टार्ट किए लिखना वो उर्दू से इन्होंने किया था। हिज फर्स्ट उर्दू नॉवल वॉज बाजार ए हुस्न। इनका जो पहला उर्दू नॉवल था वो था बाजार ए हुस्न। इनको इन्होंने ट्रांसलेट किया था टाइटल्ड एज, मतलब सेवा सदन, सेवा सदन के नाम से इन्होंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया। पब्लिश्ड इन 1919 और 1919 में प्रकाशित हुआ। ही रॉट मेनी नॉवेल्स, उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे, एंड शॉर्ट स्टोरीज और छोटी छोटी कहानी स्टोरीज अगेंस्ट द सोशल इविल्स एंड कास्ट सिस्टम। तो इन्होंने किसके लिए लिखा था, तो याद रखिएगा इनकी राइटिंग्स में हम लोग को ज्यादातर क्या मिलता है, तो सोशल, समाज में पनप रही जो इविल्स हैं, बुराइयां हैं, उसके ऊपर, और साथ में कास्ट सिस्टम के ऊपर जो मिला था उसके ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अब कुछ की पॉइंट्स आपको मिलते हैं कि इनके राइटिंग्स किस टाइप की होती थी, तो सोशल इविल्स को दिखाने वाली होती थी, मैंने सोशलिस्ट समझ सकते हैं, है ना, और कास्ट सिज्म, मैंने कास्ट पर जुड़े हुए होते थे, इसको आप समझिएगा। उसको उन्होंने हाईलाइट किया और ट्राई किया कि अपने जो राइटिंग्स हैं उसके माध्यम से क्या कर सके कि लोगों को जागरूक कर सके, उन्हें समझा सके कि ये सब को त्यागना बहुत आवश्यक है अगर हम डेवलप करना चाहते हैं और अब एक नया पीढ़ी को मतलब वो अपने राइटिंग्स के थ्रू जन्म देना चाहते थे। इन 1936 द फेमस नॉवल गोदान, 1936 ईस्वी में उनका एक फेमस नॉवल आया सामने जिसका नाम था गोदान। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आप गोदान जब भी लिखें तो उसको कोटेशन के अंदर लिखें, ये बहुत जरूरी होता है, और कैपिटल से स्टार्ट करें जी, यहाँ थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम हो गई है। वॉज पब्लिश्ड, वो पब्लिश हुआ कब, तो 1936 में इनका एक नॉवल पब्लिश हुआ जिसका नाम था गोदान। इट वॉज द नॉवल विच इस्टेब्लिश्ड हिम एज अ नॉवलिस्ट ऑफ हायर ऑर्डर। और जैसे ही यह पब्लिश हुआ इनको एक ऐसी श्रेणी में रखा गया नॉवलिस्ट का जो बहुत हायर ऑर्डर में आते थे, मतलब ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे इस समय इस नॉवल के थ्रू। आगे समझते हैं। अब देखिए प्रेमचंद एक्सपोज्ड, प्रेमचंद ने क्या करना स्टार्ट किया था, प्रेमचंद एक्सपोज्ड वेरी नाइसली द सोशल इश्यूज इन हिज नॉवेल्स एंड स्टोरीज। अब प्रेमचंद ने जो सामाजिक समस्याएं थी, समाज में पनप रही परेशानियां थी, उसको इन्होंने क्या किया कि अपने नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज के द्वारा बहुत ही नाइसली, मैंने बहुत अच्छे तरह से एक्सपोज किया, उजागर किया, समाज के सामने प्रस्तुत किया कि नहीं, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। इन हिज नॉवेल्स, अपने साहित्य में जिसका नाम है कर्मभूमि, ही डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम्स ऑफ अनटचेबिलिटी। उनका एक नॉवल है जिसका नाम है कर्मभूमि, उन्होंने उसमें क्या बताया है, अनटचेबिलिटी को बताया है कि अछूत छुआछूत के बारे में बताया गया है कि ये सही नहीं है। अनटचेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग छू ना सके, तो उन लोगों की बात की गई है। द हाई क्लास पीपल हेटेड द लो क्लास पीपल। और उससे क्या जानकारी मिलती है कि उस समय जो हाई क्लास के पीपल थे, वो लो कास्ट के जो पीपल थे उनको क्या करते थे, उनसे नफरत करते थे, सीधा नफरत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खराब व्यवहार, नफरत करते थे। एंड बिहेव विद देम लाइक एनिमल्स, उनके साथ व्यवहार कैसे करते थे, तो एनिमल्स के जैसे, जानवरों के जैसा व्यवहार करते थे। दे वर हेटेड
और जो जितने भी थे लो क्लास के लोग, वो क्या देव उनके लिए आया है, तो उनको हेटेड के मतलब नफरत किया जाता था उनसे। देयर एंट्री वॉज डिनाइड इनटू टेम्पल्स, यहाँ तक कि उनकी एंट्री मतलब होता है प्रवेश जो था वो डिनाइड था, मैंने मना किया हुआ था टेम्पल्स में, वो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आपको देखना है तो यूट्यूब में एक मूवी अवेलेबल है क्षुद्रा करके, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। इनकी राइटिंग्स में वो सब बहुत मिलती है, आप सर्च करेंगे बस क्षुद्र तो मिल जाएगा आपको, क्षुद्रा करके लिखा होगा। इन हिज नॉवल्स, रंगभूमि उनका जो एक नॉवल है जिसका अगला नाम है, मैंने कर्मभूमि बताया, अभी मैं बताता हूँ रंगभूमि, इसके बारे में। ही हैज़ हाईलाइटेड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब चूंकि ये देखिए महात्मा गांधी के साथ रहे थे, तो इन्होंने क्या दिखाया है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को समझाया है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ट्रूथ और नॉन वायलेंस को क्यों समझना है आपको, क्योंकि उनके साथ रहे तो उनसे कुछ इनको जानकारी मिली कि नॉन वायलेंस क्या होता है, ठीक है ना। वायलेंस का मतलब क्या होता है याद रखिए, तो याद रखिए हिंसा होता है, इसका अपोजिट अहिंसा के बारे में इन्होंने बताया, किसमें, रंगभूमि में। इन हिज नॉवल कायाकल्प नाम का जो नॉवल है इनका, उसमें प्रेजेंट किया द, आप थोड़ा आगे इसको बढ़ा कर बताता हूँ, कायाकल्प ही प्रेजेंट द कम्युनल राइट्स। देखिए कम्युनल राइट्स के बारे में बात हो रहा है, राइट्स कब छिड़ा हुआ था, उसी समय हम जानते हैं, बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो जब इंडिया को पाकिस्तान और भारत, मतलब इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए, उस समय का बात हो रहा है, तो उस समय कम्युनल राइट्स स्टार्ट हो गए थे, मतलब कम्युनिटी का अलग अलग कम्युनिटी के लोगों का अलग अलग लोगों से झगड़ा स्टार्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा खून खराबा भी हुआ था उस समय। तो क्या हुआ है कि उसको भी इन्होंने क्या किया, चित्रित किया है अपने उस नोवेल के थ्रू। अब आई थिंक आपको ये पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा कैसे ये इंटरेस्टिंग, ये पोएट इतने मतलब सॉरी ये जो नॉवेलिस्ट है इतने आगे क्यों गए, उसका पीछे रीजन क्या था। इन हिज नोवेल सेवा सदन, उनका जो नोवेल था सेवा सदन, ही हैज़ गिवन द रियल अकाउंट्स ऑफ सोशल इविल्स दैट अफेक्ट द हिंदू सोसाइटी। अब उन्होंने क्या किया था कि देखिए सेवा सदन नाम का नोवेल में इन्होंने दिखाया कि रियल अकाउंट्स, वास्तविक घटना को दिखाया था, किस में, तो उस समय जो समाज में सोशल इविल्स थे उनके खिलाफ, और कैसे ये अफेक्ट कर रहे थे, जैसे कैसे घुन की तरह समाज को खोखला कर रहे थे, उसको इन्होंने दिखाया था। आई होप ये क्लियर होगा आपके लिए। अगला सिस्टम देखिए कि इसमें क्या समझना है कि दिस नोवेल कंटेन्स द सोशल इविल्स लाइक डाउरी सिस्टम, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमा लगाइएगा, डाउरी सिस्टम, उसके बाद कंडीशन ऑफ वीडोज एंड प्रोस्टिट्यूट्स। यानी कि ये जो नोवेल है उसमें कंटेंट है, माने किन सब्जेक्ट पर, किन विषय पर जो चर्चा की गई है, तो वो बताया गया है डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा को लेकर के, साथ में विधवा औरतों का जो कंडीशन था उस पर बात की गई है, एंड प्रोस्टिट्यूट्स माने वेश्याओं के बारे में बात की गई है कि उनका उस समय कैसा अवस्था था उसके बारे में। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखिए पढ़ने को मिलता है हमें कि जो ये है कि इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उनकी राइटिंग्स कैसी थी। तो राइटिंग्स बहुत ह्यूमरस थी, मतलब बहुत ही अच्छे, शानदार और मस्त विचार में उनको इन्होंने इसको सबको वर्णन किया, जैसे लोग पढ़ते हैं और उसको आनंद आता है और समझने का भी कोशिश करते हैं, बहुत ईजी वे में उनको समझने मिलता है कुछ अच्छा चीज़। आई थिंक अब ये क्लियर होगा आपको। अब लास्ट टॉपिक में हम लोग हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सॉरी फॉर दिस, तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमर इज द की फीचर ऑफ हिज नॉवेल्स। तो ह्यूमर क्या होता है, मजाक। मजाक कैसा, तो जिसमें कुछ मैसेज आए वैसा ह्यूमर का बात हो रहा है। की फीचर्स था इनके नॉवेल्स का, ही प्रेजेंट्स द रियल पिक्चर ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने प्रेजेंट किया था रियल यानी कि वास्तविक पिक्चर ऑफ द सोसाइटी, मैंने समाज का, याद रखिए समाज के वास्तविक पिक्चर को उन्होंने दिखाया था। बिसाइड नॉवेल्स के अतिरिक्त ही हैज़ ऑल्सो रिटन मैनी शॉर्ट स्टोरीज। इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट कहानियाँ भी लिखी, इसको भी आप डाल सकते हैं अपने राइटिंग्स में बताने के लिए, और ऐसे आप वर्णन करेंगे तो आपको नंबर काफ़ी अच्छे भी मिलते हैं और साथ में जानकारी भी अच्छी मिलती है। और लैंग्वेज तो आप देख रहे हैं बहुत ईजी लैंग्वेज है, तो ऐसा ही लैंग्वेज आपको एग्जाम में भी लिखना चाहिए। ये नहीं कि बहुत बुकिश लैंग्वेज लिखे हैं, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज लिखे हैं, ऐसा जरूरत नहीं है। आपका नॉवल मतलब आपका लिखने का अलग वे होना चाहिए। अब आगे बोलता हूँ मैं थोड़ा सा कि दे आर शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब एंड लॉटरी एटसेट्रा। ये सब क्या है, उनके फेमस शॉर्ट स्टोरीज हैं, और भी हैं, उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश तो की है कि मैं हर उस टर्म को बता सकूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आई होप ये आपके लिए क्लियर हो भी गए होंगे। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आगे कोशिश करूंगा कि और इसे से अच्छे से क्लियर करूँ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके अलग अलग नॉवेल्स पर बात करेंगे, इंग्लिश में आएंगे वो लिखे हुए आपको, और साथ में हिंदी में आपको मैसेज मिलता रहेगा, मीनिंग जानने को मिलेगा, ट्रांसलेशन होगा हर एक लाइन का हिंदी में। आपको समझाते जाऊंगा मैं हर एक लाइन को कि आप इसे सुनने के बाद कोशिश करें कि आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकें। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, जय हिंद।